स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में अपन पढ़ रहे थे जल अवशोषण के बारे में। सक्रिय जल अवशोषण, इसके अलावा निष्क्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण आप लोगों को दो प्रकार से बताया था, एक तो परासरणी प्रक्रम द्वारा जल का अवशोषण, इसके अलावा दूसरा बताया था बेटा अपरासरणी प्रक्रम द्वारा जल का अवशोषण। इसके अलावा बताया था बेटा आप लोगों को निष्क्रिय जल अवशोषण। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है बेटा रसारोहण का। कौन सा आता है? रसारोहण, जिसे अपन कहते हैं असेंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सेल। देखिए बेटा, अगर अपन बात करें किनके बारे में, रसारोहण के बारे में, तो रसारोहण पादपों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसके दौरान पादप मूल भाग द्वारा जल को अवशोषित करके पादप के शीर्ष के विभिन्न भागों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। वह जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि रसारोहण पादपों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें पादप मूल के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और शीर्ष के विभिन्न भागों तक जल को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। जल पहुंचाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। अब बात आती है पादपों के प्रकार के बारे में। मेनली जो पादप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है बेटा? शाकीय पादप, इसके अलावा दूसरा झाड़ीनुमा, इसके अलावा तीसरे जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? वृक्ष आकार के होते हैं। शाकीय पादप, इसके अलावा झाड़ीनुमा जो पादप होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। इन पादपों की लंबाई कम होने की वजह से जल का जो अवशोषण होता है वो मूल द्वारा कर लिया जाता है और आसानी से पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वृक्ष आकार के जो पादप होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है? काफी अधिक होती है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिनकी लंबाई कितनी पाई जाती है? लगभग 100 मीटर के करीब होती है। 100 मीटर के करीब वाले लंबाई वाले जो पादप होते हैं उनमें जल अवशोषण जो होता है, उनमें जल अवशोषण को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न समय के ऊपर कुछ मत या फिर सिद्धांत क्या किए गए थे? प्रस्तुत किए गए थे। उन प्रत्येक सिद्धांतों के बारे में अपन क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। पहला जो सिद्धांत है बेटा वो सिद्धांत था जैविक बल सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा था? जैविक बल सिद्धांत। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत था उसे अपन बोला गया था भौतिक बल सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा था मूलधाप सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया था कि पादपों में जल को शीर्ष भागों तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यक बल की उत्पत्ति होती है वह जो आवश्यक बल होता है वो पादप की जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? उत्पन्न होता है और उसी बल के द्वारा जो जल होता है पादप के विभिन्न भागों तक या फिर शीर्ष भागों तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। तो जैविक बल सिद्धांत क्या कहता है कि पादप की जीवित कोशिकाओं में पादप की जो जीवित कोशिकाएं होती है उनमें कुछ आवश्यक बल उत्पन्न होता है और उसी आवश्यक बल की वजह से जल जो होता है पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जैविक बल सिद्धांत कहते हैं। अब जैविक बल सिद्धांत की भी बात करें तो इनमें भी कुछ थ्योरीज प्रस्तुत की गई थी, कुछ मत प्रस्तुत किए गए थे। उन मतों के बारे में बात करें या फिर थ्योरी के बारे में बात करें तो पहला कौन सा था बेटा? रिले पंप सिद्धांत। पहला कौन सा था? रिले पंप सिद्धांत या फिर इसे अपन क्या कहते हैं? रिले पंप थ्योरी। ये जो रिले पंप थ्योरी थी ये एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेटा गोल्डलेवस्की। जिसका नाम था गोल्डलेवस्की। गोल्डलेवस्की द्वारा क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। और गोल्डलेवस्की ने बताया था कि पादप के जो जाइलम की सेल्स होती है, किनकी सेल्स बेटा? जाइलम की जो सेल्स होती है उनके परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन की वजह से, किनकी वजह से बेटा? उनके परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है। उस आवर्ती परिवर्तन की वजह से जो जल होता है पादप के मूलीय भाग से लेकर के पादप के शीर्ष भागों तक या फिर विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है? पहुंचा दिया जाता है। तो जैविक बल सिद्धांत में पहला कौन सा बताया बेटा? रिले पंप थ्योरी या फिर रिले पंप सिद्धांत, जो किनके द्वारा दिया गया था? गोल्डलेवस्की द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये बताया पादप की जो जाइलम कोशिकाएं होती है उन जाइलम कोशिकाओं के परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है। उस आवर्ती परिवर्तन की वजह से ही
जल मूलीय भाग से लेकर के पादप के शीर्ष भागों तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, रिले पंप सिद्धांत या फिर रिले पंप थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा जैविक बल सिद्धांत में दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था उसका नाम था बेटा स्पंदन सिद्धांत। उसका नाम क्या था, स्पंदन सिद्धांत। यह जो स्पंदन सिद्धांत था यह किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा, सर जेसी बोस द्वारा। किनके द्वारा बेटा, सर जेसी बोस द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण में एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग के दौरान इन्होंने किनको काम में लिया था बेटा, एक तो सुई को काम में लिया था। किनको काम में लिया था, एक सुई को। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर को क्या किया था, इन्होंने काम में लिया था। किनको काम में लिया था, सुई को, गैल्वेनोमीटर को। इसके अलावा गमले में उपस्थित पादप का क्या किया था, इन्होंने प्रयोग किया था, जिसके दौरान इन्होंने क्या किया बेटा, सुई को तो पादप की जो पत्ती होती है उस पत्ती की जाइलम कोशिकाओं में क्या कर दिया गया था, रोपित कर दिया गया था। सुई को तो किसमें डाल दिया गया था बेटा, किसमें रोपित कर दिया गया था, जाइलम कोशिकाओं में रोपित कर दिया गया था। तो जाइलम कोशिकाओं में सुई को क्या किया गया बेटा, रोपित किया गया। तो गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न हुए, विक्षेप उत्पन्न हुए। गैल्वेनोमीटर में क्या उत्पन्न हुए, विक्षेप उत्पन्न हुए। इन विक्षेपों को देख करके सर जेसी बोस ने यह बताया कि जाइलम की जो कोशिकाएं होती है, किनकी कोशिकाएं होती है बेटा, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है उनमें संकुचन एवं विकुंचन की प्रक्रिया होती है। किनकी प्रक्रिया होती है, संकुचन एवं विकुंचन की प्रक्रिया होती है। संकुचन और विकुंचन की प्रक्रिया के दौरान ही जो जल होता है वो पादप के मूलीय भाग से लेकर के शीर्ष भाग तक क्या होता है, पहुंचता है। और जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आता है वो भी किसकी वजह से आता है, संकुचन एवं विकुंचन की वजह से आता है। तो दूसरा सिद्धांत कौन सा हो गया बेटा, स्पंदन सिद्धांत। यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, सर जेसी बोस के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने अपने प्रयोग में सुई को एवं गैल्वेनोमीटर एवं गमले में उपस्थित पादप का क्या किया था, प्रयोग किया था। जिनमें इन्होंने सुई को गैल्वेनोमीटर से क्या कर रखा था, कनेक्ट कर रखा था। फिर सुई को पादप की जो पत्ती वाला भाग होता है उसकी जाइलम कोशिकाओं में क्या कर दिया गया था बेटा, रोपित कर दिया गया था। तो उनमें रोपित करने के पश्चात गैल्वेनोमीटर में इन्होंने क्या देखे बेटा, विक्षेप देखे। उन विक्षेपों के आधार पर इन्होंने क्या बताया कि जाइलम जो होता है, जाइलम की जो कोशिकाएं होती है उनमें संकुचन एवं विकुंचन की प्रक्रिया पाई जाती है। और इसी संकुचन विकुंचन के कारण ही जल जो होता है पादप के मूल भाग से लेकर के पादप के शीर्ष भाग तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो पहला सिद्धांत कौन सा था बेटा, जैविक बल सिद्धांत। अब दूसरा जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत का नाम है बेटा भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा है, भौतिक बल सिद्धांत। अब देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को बताया गया कि जो जैविक बल सिद्धांत होता है उसमें आवश्यक बल की जो उत्पत्ति होती है, मतलब रसारोहण के लिए जो आवश्यक बल चाहिए होता है उनकी उत्पत्ति पादप की जीवित कोशिकाओं में होती है। किनसे होती है बेटा, पादप की जीवित कोशिकाओं में होती है। अब दूसरा सिद्धांत कौन सा आ गया बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा आ गया बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। यह भौतिक बल जो सिद्धांत होता है यह क्या कहता है कि पादपों में जो रसारोहण की प्रक्रिया होती है वो जीवित कोशिकाओं में आवश्यक बल की वजह से नहीं होती है, जबकि पादपों में कुछ अन्य बाह्य कारक पाए जाते हैं। उन बाह्य कारकों की वजह से ही जल जो होता है वो मूलीय भाग से निकल करके पादप के विभिन्न भागों तक क्या करता है, गमन करता है। जिसको समझाने के लिए कुछ थ्योरी दी गई थी। उन थ्योरियों में अगर अपन बात करें तो पहली थ्योरी कौन सी थी बेटा, केसिका थ्योरी। पहली कौन सी थी बेटा, केसिका थ्योरी। ये जो केसिका थ्योरी थी बेटा, ये केसिका थ्योरी किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी बेटा, वैज्ञानिक था जिसका नाम था बोहम। जिनका नाम क्या था, बोहम। बोहम ने यह बताया कि जिस प्रकार से केसिका नली होती है, जिस प्रकार से क्या पाई जाती है, केसिका नली होती है, उस केसिका नली को अगर जल में डुबोया जाता है तो जो जल होता है केसिका नली में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, चढ़ने लग जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि पादपों की जो मूल होती है उनमें कुछ कोशिकाएं ऐसी पाई जाती हैं
जो क्या करती है, जल को अवशोषित करती है, किनकी तरह, केशिका की तरह ही, और वह जल को पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो केशिका थ्योरी किनके द्वारा दी गई थी बेटा, बोहम के द्वारा, और इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि पादपों में जो जल पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है, वो किनकी वजह से कार्य करती है बेटा, केशिका नली की तरह क्या करता है, कार्य करता है। केशिकत्व बल उत्पन्न होता है, उस केशिकत्व बल की वजह से ही पादप के विभिन्न भागों तक जल का क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसकी अगर अपन आलोचना की बात करें तो पादप की जो वाहिका एवं वाहिकाएं होती है उनका व्यास क्या होता है, काफी अधिक पाया जाता है। उन व्यास अधिक होने की वजह से जल पादप के विभिन्न भागों तक पहुंच नहीं पाता है। तो केशिका थ्योरी क्या कहती है, वो हमने यह स्पष्ट किया था कि पादपों में केशिका नली की तरह कोशिकाएं क्या करती है, कार्य करती है, जिससे जल नीचे से निकल करके पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, केशिका थ्योरी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो सिद्धांत आता है बेटा, इसी में उस सिद्धांत का नाम कौन सा होता है बेटा, अंतः शोषण सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम क्या है, अंतः शोषण सिद्धांत। अंतः शोषण जो सिद्धांत था, वह जो सिद्धांत था वो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा, एंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और एंगर ने बेटा इस सिद्धांत में यह बताया था कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भी किनकी बेटा, जाइलम की। किनकी कोशिका, जाइलम। जाइलम कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति में एक चूषण दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चूषण दाब उत्पन्न होता है। और चूषण दाब का मान लगभग बता रखा है 100 से 1000 एटीएम के करीब। कितना बता रखा है, 100 से 1000 एटीएम के करीब। इस चूषण दाब की वजह से ही जो जल होता है बड़े वृक्षों में आसानी से क्या कर दिया जाता है, शीर्ष भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो दूसरा सिद्धांत कौन सा हो गया बेटा, अंतः शोषण सिद्धांत, जो किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और एंगर ने यह बताया था कि जो जाइलम सेल्स पाई जाती है, कौन सी सेल्स बेटा, जाइलम सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, उनमें क्या उत्पन्न होता है बेटा, चूषण दाब उत्पन्न होता है। और चूषण दाब का मान लगभग कितना बताया, 100 से 1000 एटीएम के करीब मान बताया। इसकी वजह से ही ऊंचे वृक्षों में रसारोहण की प्रक्रिया द्वारा जल आसानी से क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो दूसरा कौन सा होगा बेटा, भौतिक बल सिद्धांत, जिसमें पहला कौन सा है बेटा, केशिका थ्योरी। इसके अलावा दूसरा कौन सा, अंतः शोषण। इसके अलावा तीसरा जो सिद्धांत आता है, उस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत। इसके अलावा इस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, जल संसंजनवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जल संसंजनवाद सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। अब पहला तो अपने पास में था जैविक बल सिद्धांत, इसके अलावा दूसरा कौन सा था बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत में तीसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का, या फिर इसे अपन क्या बोलते हैं, जल संसंजनवाद सिद्धांत कहते हैं। यह एक क्या है बेटा, बहुप्रचलित सिद्धांत है, जो पादपों में रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए पूर्ण रूप से क्या करता है, व्याख्या करता है। तो इस सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो यह जो सिद्धांत था, यह किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेटा, डिक्सन एवं जोली के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डिक्सन एवं जोली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने जल अवशोषण की प्रक्रिया को, मतलब रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए दो मत प्रचलित किए थे। पहला तो कौन सा था बेटा, जल संसंजन का। पहला कौन सा था बेटा, जल संसंजन का। इसके अलावा दूसरा जो बताया था इन्होंने, कौन सा बताया था बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का। कौन सा बताया था, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का। अब यह थ्योरी जो है वो दो बलों के ऊपर क्या होगी, डिपेंडेंट होगी, जिसमें पहला कौन सा बताया बेटा, जल संसंजनवाद बताया। इसके अलावा दूसरा कौन सा बताया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बताया। अगर दोनों की बात करें तो पहला कौन सा आता है बेटा, जल संसंजन आता है। पहला कौन सा आता है, जल संसंजन आता है, जिसके दौरान यह स्पष्ट किया गया था कि पादप के मूल द्वारा जल को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। और जाइलम की जो वाहिका एवं जो वाहिकाएं होती है
उनमें जल क्या होता है बेटा, पहुंचा दिया जाता है। मतलब जाइलम की वाहिका एवं वाहिकाओं में जल क्या रहता है बेटा, भरा हुआ पाया जाता है, जिसमें जल के अणु आपस में एक दूसरे से सहसंजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो पहला इसमें कौन सी बात आती है बेटा, जल सहसंजन की बात आती है। जल सहसंजन में यह स्पष्ट किया गया था कि पादप की जो वाहिका एवं वाहिनिकाएं होती है, वाहिका एवं जो वाहिनिकाएं होती है, उनमें जल क्या होता है बेटा, भरा हुआ पाया जाता है। और जो जल होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ में सहसंजन बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है। अब जल एक दूसरे से सहसंजन बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो पहला कौन सा बल हो गया बेटा, सहसंजन बल। कैसा हो गया, सहसंजन बल। यह जो सहसंजन बल था यह किनके बीच में बन रहा था बेटा, जल के अणुओं के बीच में बन रहा है। किनके बीच में बन रहा है, जल के अणुओं के बीच में बन रहा है। इसके अलावा दूसरा बल जो बताया वो कौन सा बताया, आसंजन बल। कौन सा बताया, आसंजन बल। आसंजन बल के दौरान यह बताया कि जो जाइलम की वाहिकाएं होती है, क्या पाई जाती है बेटा, जाइलम की जो वाहिकाएं होती है उनके साथ में जल के अणु क्या करते हैं बेटा, बंध बनाते हैं। तो वो जो बंध बन रहा है वो कौन सा होता है, आसंजन बल होता है। कौन सा होता है, आसंजन बंध होता है। और जो क्या उत्पन्न करता है, आसंजन बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, आसंजन बल उत्पन्न करता है। इस आसंजन बल की वजह से ही जल जो होता है पादप के शीर्ष भाग तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। पहली बात तो कौन सी होगी बेटा, जल सहसंजनवाद की। इसके अलावा दूसरी बात आती है किसके बारे में बेटा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में। किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में। अगर अपन बात करें किनके बारे में, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में, तो इन्होंने ये बताया था कि पादपों में जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो जल की क्या होती है, हानि होती है। पत्तियों के द्वारा जल की क्या होती है, हानि होती है। तो पत्तियों में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनका स्पीड दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उनका स्पीड दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उनमें जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उनमें जल की कमी हो जाती है तो वो इस जल की पूर्ति करने के लिए अपनी पास वाली कोशिकाओं से जल क्या करती है, ग्रहण करती है। अब पास वाली कोशिकाओं से जल ग्रहण कर लेती है तो पास वाली कोशिकाओं में जल की कमी हो जाती है। इस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक होता हुआ जल की क्या हो जाती है बेटा, कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक चूषण बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चूषण बल उत्पन्न होता है। और ये चूषण बल पत्ती के से होता हुआ पादप के मूल वाले भाग तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, जिससे इस बल की वजह से ही मूल जल का क्या करती है, अवशोषण करती है। और पादप में जो जल होता है नीचे से लेकर के शीर्ष भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो पहला कौन सा हो गया बेटा, जल सहसंजनवाद। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो गया। तो जल के अणुओं में सहसंजन बंध बनता है जिससे सहसंजन बल उत्पन्न होता है। इसके अलावा आसंजन बंध बनता है जिससे क्या उत्पन्न होता है, आसंजन बल उत्पन्न होता है। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान चूषण बल उत्पन्न होता है। इस चूषण बल की वजह से ही, किनकी वजह से बेटा, इस चूषण बल की वजह से ही जल पादप की मूल द्वारा होता हुआ पादप के विभिन्न भागों तक क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो ये कौन सा था बेटा, भौतिक बल सिद्धांत। इसके अलावा तीसरा आता है बेटा मूल दाब सिद्धांत। पहला कौन सा था, जैविक बल सिद्धांत। इसके अलावा दूसरा कौन सा था, भौतिक बल सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को 3 थ्योरी बताई गई। इसके अलावा तीसरा कौन सा है बेटा, मूल दाब सिद्धांत। अगर अपन बात करें मूल दाब सिद्धांत की, तो जब पादपों में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मूल की जो कोशिकाएं होती है उनमें बल उत्पन्न होता है या फिर एक प्रकार का जो दाब उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, अपन मूल दाब कहते हैं। और इसी मूल दाब के कारण ही जो पादप जल का मूल्य भाग द्वारा क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। यह मूल के द्वारा क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, मूल दाब कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 3 सिद्धांत बताए गए। पहला कौन सा बेटा, जैविक बल सिद्धांत, दूसरा भौतिक बल सिद्धांत और तीसरा कौन सा हो गया, मूल दाब सिद्धांत। तो सिद्धांत रसायन के जितने भी सिद्धांत, उन सिद्धांतों के बारे में अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।